आज हम शो की शुरुआत करने वाले हैं एडिबल ऑयल से जुड़े एक बड़े इंटरव्यू के साथ। जी हाँ, और आज जिस शख्सियत के साथ हम ये इंटरव्यू करने वाले हैं वो ग्लोबल ऑयल जगत और खास तौर से पाम तेल से जुड़ी हर खबर पर पैनी नजर रखते हैं। एक जाना माना रिस्पेक्टेड नाम है और हमारे साथ इस वक्त वो लंदन से इस शो में शामिल हो रहे हैं। प्लीज वेलकम गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दोराब मिस्त्री साहब। दोराब सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी सर कि लंदन में इस समय सुबह के 6 बज रहे होंगे, राइट? और आप इतनी सुबह आप हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर बिल्कुल टाइम से बैठ गए सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ, आपकी पंक्चुअलिटी हमारे लिए इंस्पिरेशन है एंड ऑफ कोर्स आपकी नॉलेज का तो सबको इंतजार रहता ही है ताकि हमें और हमारे दर्शकों को आइडिया मिल सके कि आने वाले समय में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में कैसी ट्रेजेक्ट्री दिख रही है और कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। तो सर सबसे पहले पाम तेल के साथ ही शुरुआत करते हैं। 8 महीने बाद हम देख रहे हैं कि मलेशियन पाम तेल की कीमतें 4150 के पार टिकती हुई नजर आ रही हैं, जो इतने महीनों में बड़े अटेम्प्ट हुए लेकिन 4000 के ऊपर टिक नहीं रही थी। एंड सिंस आई फॉलो योर आर्टिकल्स एंड योर इंटरव्यूज, आपने इस बात का जिक्र महीनों पहले किया था कि आप 4000 के पार और खास तौर से जनवरी, फरवरी, मार्च में एलिवेटेड कीमतों के लिए तैयार हो जाइए। सर, क्या ये एक वन ऑफ प्राइस मूवमेंट है या अब यहां से फंडामेंटल तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या अंडरस्टैंडिंग है सर प्राइस ट्रेंड पे? Well, first of all, thank you very much for your welcome. This is my first interview with you, Neha. Yes, sir. लेकिन मेरा परिचय मृत्युंजय के साथ काफी सालों का है। करेक्ट। करीबन 15 साल से, जब वो बहुत ही यंग रिपोर्टर था तब से मेरा जी बिजनेस के साथ संबंध है। आपने जो बताया सही बताया कि हमने कई महीनों से ये जिक्र किया था कि जैसे मोदी सरकार कहती है इस बार 400 पार, वैसे हम कहते थे कि अब बीएमडी 4000 पार। और लगता है कि बीएमडी की जो तेजी आई है पिछले 2-3 हफ्तों से, ये तेजी रहेगी हमारे साथ एटलीस्ट 4 या 6 महीने तक, क्योंकि इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है कि मार्केट बिल्कुल सो गई थी। इंग्लिश में हम कहते हैं कंप्लेसेंसी। दुनिया के ग्राहक और दुनिया के कंज्यूमर को ऐसा लगता था कि अब ये पाम के दाम नीचे ही रहेंगे, सॉफ्ट ही रहेंगे। और चाइना से जो खबर आती थी कि चाइनीज इकोनॉमी सॉफ्ट है, ट्रबल में है, तो इससे लोगों को लगा कि ये कमोडिटी के दाम नरम गरम ही रहते रहेंगे। तो कंज्यूमर कंप्लेसेंट था, कंज्यूमर के पास कवर नहीं था। और जब कंज्यूमर को लगा, एक धक्का लगा कि भाई ये कुछ गड़बड़ हो रही है बाजार में, तो अब हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर धीरे धीरे माल खरीद रहा है और माल उतना अवेलेबल नहीं है बाजार में जितना के लोगों को अनुमान था। तो ये पहला रीजन है जिससे कि ये तेजी आई है। दूसरा रीजन है कि हमेशा आप देखते हैं कि खास करके एग्रीकल्चरल कमोडिटी में मौसम का बड़ा हिस्सा होता है। और ऐसा लगता है कि पिछले साल सारी दुनिया में मौसम काफी अच्छा रहा और जो एल नीनियो की हमें घबराहट थी वो एल नीनियो नहीं आ पाया। एल नीनियो जहां तक आया तो बहुत ही नरम स्थिति में आया। तो लेकिन इस साल के फोरकास्ट से लगता है कि नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा और यूएसए, जहां सोयाबीन और रेपसीड का बहुत बड़ा उत्पादन होता है, कनाडा में रेपसीड का और यूएस में सोयाबीन का, तो वहां मौसम उतना अच्छा लगता नहीं है जितना कि होना चाहिए। और इससे थोड़ा धक्का बाजार में आ सकता है। और हमने देखा कि फ्यूचर्स मार्केट यानी चिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में इतनी बड़ी शॉर्ट पोजीशन थी, यानी कि फंड लोगों ने इतना मार्केट को दबाया था, इतना मार्केट को बेचा था कि अब ये फंड पोजीशन रिकॉर्ड शॉर्ट है। और हम देखते हैं हर रात, आप देखिए चिकागो, आपके दर्शक फॉलो करते होंगे, हर रात फंड वाले कवर करते हैं, कवर नहीं कर पाते हैं और दाम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो मैं ये बोलता कि ये बहुत बड़ी तेजी आएगी, ये हल्की तेजी आएगी, लेकिन ये हमारे साथ 4 या 6 महीने तक रहेगी।
ओके सर, जब आप कह रहे हैं कि 4 और 6 महीने तक ये तेजी रहेगी, तो फिर आप क्या रेंज देख रहे हैं? हम ऑलरेडी 4150 के पार चले गए हैं। 3 हफ्ते के टाइम फ्रेम में ही कीमतें ऑलमोस्ट 10% चढ़ गई हैं। यहाँ से और कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है? हमने काफी डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब मेरे ख्याल से यहाँ से और 10% या 15% ज्यादा आ सकती है। मेरा अनुमान है, मैंने फोरकास्ट दिया पिछले दिन मलेशिया में, कि बीएमडी 4100 अब चल रही है, ये 4500 तक जा सकती है। उससे ज्यादा तेजी हम नहीं का इंतजाम हमें नहीं है, क्योंकि आजकल ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नॉर्थ अमेरिका के किसान उपयोग करते हैं, वो बड़े शानदार सीड होते हैं। ये ड्राउट का सामना कर सकते हैं, और ड्राउट में भी, सूखे समय में भी इसकी उत्पादन काफी अच्छी रहती है। सो ये जीएम सीड के लिए, और जनरली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, आप जानते हैं कि अमेरिकन फार्मर, कनेडियन फार्मर दुनिया का सबसे कामयाब फार्मर है। तो ये लोग अपनी फार्मिंग प्रैक्टिस वगैरह को अडेप्ट करके कुछ ना कुछ फसल तो निकालेंगे, और इसलिए हम इतनी जबरदस्त तेजी नहीं देखते हैं। बस 10%, 12%, 15% मैक्सिमम। ओके सर, आपने डिमांड को लेके कहा कि पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा हो रहा है। मैं आपसे दो डेटा पर आपकी राय जानना चाहूँगी। एक, हमने रिसेंटली देखा मलेशियन पाम बोर्ड का जो डेटा हाल फिलहाल में निकला है, 7 महीने के निचले स्तर पर पाम की इन्वेंट्रीज चली गई हैं सर। 20 लाख टन के नीचे हम ये जाता हुआ देख रहे हैं, और उत्पादन भी उनका यहाँ 10% से घटा है। क्या ये एक सीजनल फैक्टर है, या फिर वाकई में मलेशिया में और इंडोनेशिया में उत्पादन को लेकर दिक्कतें हैं, और ये कब तक सुधरती दिख रही हैं, इफ एट ऑल? दोनों फैक्टर जो आपने बताए वो सही है। मलेशिया में स्टॉक्स कम होते जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से अगस्त महीने तक स्टॉक थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे। दूसरा है कि पाम का उत्पादन पिछले साल में बिल्कुल फ्लैट है, उसमें कोई बढ़ावत नहीं है। और हमने देखा है, और अब जो मलेशिया में कॉन्फ्रेंस पिछले पिछले हफ्ते हुई, उसमें भी इसका जिक्र किया गया कि पाम का पर हेक्टर उत्पादन मलेशिया में पिछले 10 सालों में करीबन 10% कम हुआ है। आप साफ सुन लीजिए, पाम का उत्पादन पर हेक्टर पिछले 10 सालों में 10% से ज्यादा कम हुआ है, जहां की दुनिया की पूरी एग्रीकल्चरल कमोडिटियों में उत्पादन पर हेक्टर बढ़ता है। क्योंकि पाम एक पेड़ का फल है, और ये पेड़ अब बूढ़े होते जा रहे हैं। मलेशिया में 30% उनके पाम के पेड़ 24 साल से ज्यादा बुढ़े हैं। अब पाम जब 17 साल का होता है, तो उसकी उत्पादन सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। उसके बाद उत्पादन धीरे धीरे कम होती जाती है। अब 30% आपके पेड़ 24 साल के हैं, यानी कि आप देखिए, आप कल्पना कीजिए कि हर किसान अगर 80 साल का है और अपना काम अपने खेत में करता है, तो उसकी उत्पादन कैसी होगी? ये पाम की समस्या है। इंडोनेशिया में अब तक ये समस्या नहीं आई, क्योंकि वहां की इंडस्ट्री काफी जवान है, काफी यंग है, काफी रिसेंट है। लेकिन मलेशिया की इंडस्ट्री काफी पुरानी है, और इसमें ये समस्या है। इनको, उसकी सरकार और इंडस्ट्री को मालूम है ये प्रॉब्लम, और ये लोग कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये कदम बहुत बहुत स्लो है। जहाँ के हर साल इनको 5% अपनी एकरेज को रीप्लांट करना चाहिए, यानी कि बूढ़े ट्रीज को निकाल के नए सैपलिंग, अच्छे सैपलिंग को लगाना चाहिए। ये लोग नहीं करते। करते हैं तो 1%, 2% में करते हैं। अगर आप 5% हर साल करो, तो 20 साल में आपका पूरा पाम पेड़ों का स्टॉक नया हो जाएगा, और उत्पादन जोर से बढ़ेगा। लेकिन जब आप ट्री को निकालते हैं और रीप्लांट करते हैं, तो उसमें 5 साल का अंतर होता है। तो उन 5 सालों में ये प्लांटेशन वाले कहाँ से जिएंगे? इसलिए ये प्री प्लांटिंग बहुत स्लो होता है, और ये एक पाम की समस्या है जो हमारे साथ रहेगी अगले दिनों में भी।
तो ये पाम स्पेसिफिक, ये एक प्लांट स्पेसिफिक दिक्कत है जिसका सामना अभी दुनिया को करना होगा, गिवन द फैक्ट कि मलेशिया और इंडोनेशिया दुनिया के 2 बड़े पाम के उत्पादक और एक्सपोर्टरों में आ जाते हैं। अच्छा सर, अब भारत के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। हमने देखा कि लगातार 3 महीने से, अभी फरवरी का डेटा है, उसमें भी जिस तरह के अभी पोल और सर्वे निकल कर आ रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो भारत का पाम तेल का इंपोर्ट है वो कई महीनों के निचले स्तर पर चला गया, ऑलमोस्ट 9 महीने के निचले स्तर पर। और दिसंबर ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पाम तेल का इंपोर्ट गिरता चला जा रहा है। सर, आगे जाके आपको ट्रेंड कैसा लग रहा है? क्योंकि सोया तेल का भी इंपोर्ट घटा और उसके एवज में हमने सन ऑयल का इंपोर्ट यहाँ बढ़ते देखा, और प्लस हमारे यहाँ रेप सीड के रिकॉर्ड उत्पादन की हम तैयारी कर रहे हैं। तो सर, गोइंग फॉरवर्ड, इंडिया बीइंग द बिगेस्ट कंज्यूमर, आपको डिमांड ट्रेंड कैसा दिख रहा है और प्राइस ट्रेंड कैसा दिख रहा है? देखिए, डिमांड तो अच्छी रहेगी क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का जो पूरा वातावरण है, इकोनॉमिक वातावरण, वो बहुत मजबूत है। ये भगवान की कृपा से हमारे देश में एक बड़ी अच्छी फैक्टर आई है जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास प्रॉस्पेरिटी। तो इसके जरिए कंजम्पशन, डिमांड, इकोनॉमिक एक्टिविटी सब अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो हमारा रेपसीड का क्रॉप है, जबरदस्त क्रॉप निकलने वाला है, उसमें हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए और सरकार को नाफेड और अन्य जो स्टेट्स के कोऑपरेटिव फेडरेशन है, उनको जितनी इनकम चाहिए उतनी दे के, उनके हाथ मजबूत करके उनको पुश करना चाहिए कि ये प्रोक्योरमेंट करे। और एमएसपी मस्टर्ड के किसान को मिलनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर उसको एमएसपी नहीं मिली इस साल तो अगले साल वो मस्टर्ड नहीं बोएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश की आत्मनिर्भरता के लिए। तो ये एक सवाल है जो सरकार को हैंडल करना है, और मुझे तो पूरा यकीन है कि सरकार हैंडल करेगी क्योंकि हमारी सरकार ने काफी अच्छे कदम उठाए हैं आत्मनिर्भरता को लाने के लिए और हमारे तिलहन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जी। तो ये बात हुई रेपसीड की। अब आपने और पूछा कि पाम का इंपोर्ट कम होता जा रहा है। भाई ये कम होता है क्योंकि पहले तो इंडिया में स्टॉक बहुत थे। करेक्ट। जब दाम कम थे तो हमारे इंपोर्टर बड़े चालाक है, इन लोगों ने काफी ज्यादा इंपोर्ट कर लिया था। जी। और सन ऑयल भी जब सस्ता था तो काफी इंपोर्ट कर लिया था। सन ऑयल सस्ता हो गया क्योंकि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से उनकी करेंसी कोलैप्स हो गई। जी। तो करेंसी कोलैप्स होने से सन ऑयल सस्ता हो गया, हिंदुस्तान ने बहुत माल अच्छी तरह पकड़ लिया। जी। तो ये स्टॉक जो इंडिया में बहुत थे, इसके जरिए बजाय हमारी इंपोर्ट कम हुई। अब मेरे ख्याल से अप्रैल महीने से इंडिया के इंपोर्ट और वापस नॉर्मल होते जाएंगे क्योंकि हमारे लोकल स्टॉक बिल्कुल कम हो गए। अब ये इंपोर्ट कम हो सकता है अगर मस्टर्ड में नाफेड माल नहीं खरीदती है, किसान एमएसपी नहीं मिलती है और किसान बेचारा बाजार में आके बाजारू भाव में माल ठोक देता है। जी। अगर वो करता है उसको करीब 10,000 रुपए कम मिलेंगे पर टन अगर वो बाजार में आके माल ठोके तो। जी। लेकिन उससे लोग भाव गिर सकते हैं और उससे मस्टर्ड का कंजम्पशन इंडिया में बढ़ सकता है और इंडिया की इंपोर्ट थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ दिन रात कि नाफेड अपना काम करे जो उनको करना है और सरकार को पूरा सहाय दे तो कि हमारे किसान को एमएसपी जो मिलनी चाहिए वो मिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आई एम श्योर यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्री से जुड़े, सरकार से जुड़े जो महकमे हैं वो भी आपको सुन रहे हैं और आपकी बात जी बिजनेस के माध्यम से उन तक पहुँच भी रही है। थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पर्सपेक्टिव हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।